चलिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिए, जब हमें पता लगाना होता है कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई है या विद इन द सेम स्टेट सप्लाई है, तो हमें पता लगाना पड़ता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम सब कुछ वही करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सप्लाई का प्लेस क्यों पता लगाने की जरूरत है। हम क्यों पता लगाएं कि भाई क्या है प्लेस। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, आपको पता ही होगा। मीनिंग टैक्स उस स्टेट के पास जाता है जहां पर गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड होती है। तो जहां पर गुड्स और सर्विसेज लगेंगी, कंज्यूम होगी, उस स्टेट की जेब में टैक्स जाएगा। तो अब हमें ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से स्टेट के पास में वो टैक्स जाने वाला है ना। तो कहीं पर भी यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह का कोई हिसाब नहीं है, केवल क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड होने की वजह से ये है कि सप्लाई कहां पर हो। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि सप्लाई कहां पर कौन सी स्टेट में हो रही है, उसी हिसाब से हम इस पर जीएसटी लगा पाएंगे। तो गोल्डन रूल क्या है इसका, हमें ये पता लगाने के लिए कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द सेम स्टेट। विद इन द सेम स्टेट को क्या बोल देते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट का मतलब जहां पर डिफरेंट स्टेट है, जैसे यूपी से दिल्ली में दिया जा रहा है या यूपी से महाराष्ट्र में दिया जा रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र से केरला में दिया जा रहा है, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है। तो हमें दो चीजों का पता लगाना है। वो दो चीजें क्या है, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर, एलओएस, लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर की लोकेशन क्या है। क्यों, क्योंकि वहीं से ही पता चलेगा कि सप्लाई स्टार्ट कहां से हुई है, क्योंकि सप्लायर ही तो कर रहा है सप्लाई। तो कहां से स्टार्ट हुई सप्लाई, तो हमें ये पता लगाने के लिए कि सप्लाई कहां से ओरिजिनेट हुई है, हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, लोकेशन सप्लायर की क्या है। दूसरा क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर इज द सप्लाई कंज्यूम्ड, सप्लाई कहां पर कंज्यूम हो रही है, मतलब कहां पर पहुंच रही है। तो हमें ये दो चीजों का पता लगाना पड़ेगा। उस दो चीजों का पता लगाने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अब देखो, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट या सेम यूटी में है, तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इस इंट्रा स्टेट सप्लाई पर आपको पता है जीएसटी के दो पार्ट हो जाते हैं। एक क्या हो जाता है, सीजीएसटी, और एक क्या हो जाता है, एसजीएसटी अगर वो स्टेट है, यूटीजीएसटी अगर वो यूटी है। अगर दोनों अलग अलग स्टेट या यूटी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई, और उसके ऊपर क्या लगता है, आईजीएसटी, है ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। और ये आईजीएसटी पूरा का पूरा किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में चला जाता है। ठीक है, तो अगर हमने गलत डिसाइड कर लिया, हमने इंट्रा स्टेट को इंटर स्टेट या इंटर स्टेट को इंट्रा स्टेट डिसाइड करके गलती से हमने टैक्स गलत लगा दिया। अगर हमें आईजीएसटी लगाना था, हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दिया, या सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना था, आईजीएसटी लगा दिया, तो ये हमें थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। महंगा क्यों पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इंटर स्टेट को इंट्रा ले लिया तो हमने क्या देना था, आईजीएसटी, और दे क्या दिया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो बच तो पाओगे नहीं आप, सही तो करना ही पड़ेगा आपको। तो करंट टैक्स तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा, और गलत वाला भी जमा हो चुका है, बाद में वो रिफंड मिलेगा। तो आपके दो दो पैसे इकट्ठे जमा हो जाएंगे ना भाई, वो तो रिफंड बाद में मिलेगा, पहले तो ये सही वाला भी आपको जमा कराना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट तो ऐसी सिचुएशन में मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने गलती करी है, और आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको कंप्लाइंसेस और झंझटबाजी होगी कि यार ये करो वो करो, वहां माल चला गया, इधर हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो इन सब चक्करों में भी पड़ना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सही सही प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई का पता लगा।
तो अब अगर हम बात करें कि डेफिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वो सेक्शन 286 में लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ सप्लाई एज द प्लेस ऑफ सप्लाई रिफर्ड इन चैप्टर 5 ऑफ IGST एक्ट। तो इसको सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जहां पर वो सप्लाई कंज्यूम्ड होती है, तो उस हिसाब से वहां पर टैक्स पहुंचेगा, जिस जगह वो कंज्यूम्ड हुई है उसी गवर्नमेंट उसी स्टेट के पास में टैक्स पहुंचेगा। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, गुड्स में इतनी दिक्कतें नहीं आती जितनी सर्विस में आती है। रीजन बिंग, गुड्स आपको दिखाई देता है, गुड्स टेंजिबल एसेट, तो गुड्स तो दिखाई दे रहा है आपको, सर्विस आपको दिखाई नहीं देती, तो उसके लिए आपको ज्यादा दिक्कत होती है पता लगाने में कि वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो आपको फिजिकल चीज है दिखाई दे रही है, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई लगाना तो बड़ा आसान है कि भैया आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में पता लगाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सर्विसेज इंटेंजिबल होने की वजह से उसमें थोड़ी सी आपके सामने मुश्किलें आने वाली। क्या कि आप मैनर ऑफ डिलीवरी बड़े आराम से चेंज करा सकते हैं। जैसे आप है ना, मोबाइल पर कनेक्शन होता है तो सर्विस ही तो ले रहे हैं आपको, तो आपने क्या करा, पोस्टपेड से प्रीपेड में कन्वर्ट करा दिया, तो ये आपकी कैटेगरी तो चेंज हो गई, प्रीपेड से पोस्टपेड, पोस्टपेड से प्रीपेड। लेकिन उस हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई अगर चेंज होनी है तो बड़ी समस्या हो जाएगी उसका पता लगाने में। ऐसी रिपेयरिंग है, ऑनलाइन ऑन साइट हो रहा है, आपका कंप्यूटर खराब हो गया है, तो आपके पास आपने बोला तो वो हो सकता है आपके यहाँ आकर कंप्यूटर से आपको ठीक करे, हो सकता है कोई दिक्कत है तो वो ऑनलाइन ही बताए कि मैं एनी डेस्क पर ले लेता हूँ आपको और वहीं से ही वो ठीक कर दे। अब वहां बड़ा पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि भैया वो क्या लेंगे, तो उसमें समस्या आ जाती है। ऐसी बैंकिंग सर्विसेज होती है, मोबाइल बैंकिंग से आजकल तो सब कुछ हो जाता है, तो ये थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि मैनर और डिलीवरी बड़े आराम से चेंज हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर रिसीवर या सर्विस असरटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटेंजिबल है, तो टेंजिबल चीज तो इधर से उधर जा नहीं रही है, तो वहां थोड़ा सा कई बार समस्या हो जाता है पता लगाना। कोई लोकेशन भी नहीं चाहिए सर्विस के लिए, फिक्स्ड लोकेशन नहीं चाहिए, तो हो सकता है सर्विस प्रोवाइडर और रेसिपिएंट दोनों ही जर्नी कर रहे हैं। मोबाइल का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल का मतलब है कि मोबाइल फोन, मोबाइल का मतलब वो दोनों एक जगह टिके हुए नहीं है, तो मोबाइल मतलब मोबिलिटी, इधर से उधर जा रहे हैं। और हो सकता है एक जगह से कई मल्टीपल लोकेशन पर कोई चीजें जा रही हैं, तो रेलवे लाइन है जैसे, अब आप सर्विस ले रहे हैं, ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, वो अलग अलग स्टेट में जा रही है ना, अलग अलग स्टेट से आप निकलते हुए जा रहे हैं, तो वहां पर समस्या आएगी। और कई बार क्या होता है कि ये कंटिन्यूस सर्विसेज होती हैं कई बार, जैसे कि आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करें, OTT प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, आपने नेटफ्लिक्स का कनेक्शन ले रखा है, वहां 200 रुपए महीना देते हैं आप, तो ये सारी चीजें वहां थोड़ा सा हमारे सामने चैलेंज आ जाते हैं, तो इसके लिए GST में बता रखा है। तो प्रॉक्सी यूज करना होता है, क्योंकि एक्चुअल कंजम्पशन कई बार सर्विस का हमारे लिए पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम बजाय कि उसकी एक्चुअल चीजों पर जाएं, तो GST कहता है कि हम प्रॉक्सी बताएंगे, हम ये कहेंगे इसको ऐसा कर लो, वही मान। एक्चुअल कंजम्पशन कहां पर कैसे हो रही है उसके चक्कर में लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, उसके चक्कर में टेंशन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जाओ देखो और ये चीज है वो ले लो। तो उसके लिए हम कुछ एलिमेंट यूज करेंगे कि लोकेशन सर्विस प्रोवाइडर की क्या है, लोकेशन सर्विस रिसीवर की क्या है, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है, या एक्चुअल बेनिफिट कहां से कहां जा रहा है, कुछ चीजों को देखकर प्रॉक्सी बता देंगे भैया इसको यहां मान। इतना आसान नहीं है गुड्स की तरह कि भैया गुड्स यहां से गया यहां गया, तो यहाँ थोड़ा सा अप्रोप्रिएट रिजल्ट आने की उम्मीद होती है, झंझटबाजी कम हो जाती है। ऐसे ही हमारा B2B और B2C ट्रांजेक्शन में डिफरेंस होता है। अब आपको पता B2B क्या बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। जैसे मान लिया मैंने आपको सप्लाई करा कुछ, अब आपको मैंने सप्लाई करा तो आप उसको और आगे सप्लाई करोगे, अगर तो मैंने आपको दिया आप आगे बेच रहे हो, तो मेरी और आपकी ट्रांजेक्शन B2B ट्रांजेक्शन, मतलब ए ने बी को दिया, बी उसे कंज्यूम नहीं कर रहा, बी आगे सी को दे रहा है, तो ए और बी की जो ट्रांजेक्शन है वो B2B है।
और अगर बी ने सी को दिया और सी ने कंज्यूम कर लिया, उसे बेचा नहीं है, तो बी टू सी हो जाएगी, बिजनेस टू कंज्यूमर। और ये क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में ए ने बी को दिया तो बी उसका आईटीसी बेनिफिट लेगा, सी नहीं लेगा आईटीसी बेनिफिट, क्योंकि अगर वो भी बेनिफिट ले लेगा तो गवर्नमेंट के पास तो टैक्स ही नहीं आएगा। तो क्या होता है, अल्टीमेटली जो एंड यूजर कंज्यूमर होता है उसकी जेब से सारा टैक्स चला जाता है। तो यहां पर भी हमारी अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। क्यों, देखो जो कंज्यूमर है वो कौन, मान लिया आपकी दुकान है, आप एक बात सोचो ना, आपकी दुकान है, आपके पास एक आया भिखारी आया, उन्होंने 10 रुपए दिए, उसने 10 रुपए का कोई सामान लिया, चॉकलेट टॉफी ली और आपकी दुकान से चला गया। तो आप हिसाब किताब थोड़ी ना लगाते रहोगे, ये कौन आया था, कहां से आया था, क्या है, कोई हिसाब थोड़ी ना लगाओगे। आप तो क्या करोगे, 10 रुपए लेके सामान दिया, भैया ठीक है, जा जाता भैया प्रिंट निकाल दिया, बिल ले जा, नहीं तो अपने आप प्रिंट निकाल के रख लिया अपने पास। लेकिन बी टू बी में ऐसा नहीं होगा ना, बी टू बी में आप पूरा उसका रिकॉर्ड होगा आपके पास, वो कौन इंसान है, क्योंकि वो ज्यादा सामान खरीद रहा होगा आपसे, उसका आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आगे से आईटीसी बेनिफिट लेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो बी टू बी और बी टू सी ट्रांजेक्शन अलग होती है, तो इनके रूल भी अलग होते हैं। तो बी टू बी में क्या होता है, रेसिपिएंट, हु इज रेसिपिएंट, तो बी टू बी में रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा ना, है ना। और बी टू सी में क्या होगा, वो या तो अनरजिस्टर्ड होगा, कंज्यूमर होगा, है ना। मान लिया हो सकता है रजिस्टर्ड हो लेकिन कंज्यूमर है, मान लिया मैं हूं, मेरे अपने बिजनेस में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मैं किसी दुकान से चॉकलेट खरीद रहा हूं तो मैं कंज्यूमर हूं। उस समय मैं बी टू बी के हिसाब से नहीं ले रहा, मैं अपनी दुकान पे चॉकलेट खरीद के बेचने के लिए नहीं ले रहा, मैं तो चॉकलेट खाने के लिए ले रहा हूँ, आइसक्रीम खाने के लिए ले रहा हूँ, तो मैं कंज्यूमर हूँ, इवन तो मैं रजिस्टर्ड हूँ, पर रजिस्टर्ड में किसी और बिजनेस में हूँ, तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं तो कंज्यूमर हूं। तो रेसिपिएंट आईटीसी ले सकता है या नहीं, बताओ, बी टू बी में ले सकता है आईटीसी, तो बी टू बी में लेगा, वो आईटीसी ले लेगा। बट अगर वो बी टू सी है, कंज्यूमर है, तो आईटीसी नहीं ले सकता वो, क्योंकि वो तो कंज्यूमर है। क्या गवर्नमेंट के पास टैक्स कैसे पहुंचेगा, तो वन पास ओनली पास थ्रू क्रिएट एसेट फॉर रेसिपिएंट, क्योंकि क्या होगा, अभी रेसिपिएंट जो है वो बी टू बी है, तो गवर्नमेंट के पास फाइनल टैक्स नहीं आएगा, वो आईटीसी लेगा, आगे शिफ्ट करेगा, अभी उसके लिए एसेट हो जाएगी, उसने जो टैक्स दिया है। जैसे बी टू बी में ए ने बी को माल बेचा, तो बी ने जो टैक्स दिया उसके लिए एसेट है, वो अभी वापसी लेगा, आईटीसी लेगा वो। लेकिन जब वो बी टू सी के पास जाएगा तो वो एग्जैक्टली टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि पूरा टैक्स वहां पहुंचा और उसमें कोई भी आईटीसी का लफड़ा नहीं है, चक्कर नहीं है, सब अपना पूरा आ गया गवर्नमेंट के पास। तो यहां पर अब हम प्रॉक्सी की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारे पास कंज्यूमर है उसकी कई बार डिटेल नहीं होती, लेकिन जो रजिस्टर्ड है, जो बी टू बी ट्रांजेक्शन है, उसकी तो सारी डिटेल पता है। तो हमें पता है कि बी टू बी में जो लोकेशन है रेसिपिएंट की वो क्या है, हम पता लगा सकते हैं बड़े आराम से, लोकेशन मतलब कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ माल जा रहा है, क्योंकि बी टू बी ट्रांजेक्शन हमें पता है हमने कहाँ माल भेजना है। लेकिन बी टू सी में एक आदमी आकर खरीद कर जा रहा है, उसका हिसाब थोड़ी ना लगाएंगे। तो बी टू बी में हमें पता है सारे केसेस पे, बट हम ज्यादा प्रॉक्सी कब यूज करेंगे, जब वो कंज्यूमर लेकर जाएगा, क्योंकि उसकी ज्यादा जानकारी हमारे पास है नहीं, और ना हम रख सकते उसकी ज्यादा जानकारी। तो जो रेसिपिएंट है बी टू बी में, वो आगे और सप्लाई करेगा इसे और आईटीसी लेगा, लेकिन जो कंज्यूमर है वो आगे इसकी सप्लाई नहीं करेगा, वो उसे कंज्यूम कर लेगा। तो दोनों के रूल अलग अलग होते हैं, बी टू बी और बी टू सी के। ये बात समझ में आती है आपको, दो रूल अलग होते हैं तो क्यों होते हैं, है ना। तो सप्लाई क्या होता है, जब हम बी टू बी ट्रांजेक्शन में सप्लाई जो है कंज्यूम्ड इफेक्टिवली नहीं होती है, इफेक्टिवली कंज्यूम कब होती है, जब वो बी टू सी ट्रांजेक्शन में जाता है। बी टू बी में तो शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो बी टू बी में क्या चाहिए हमें, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, है ना, क्योंकि उस दिन आईटीसी लेना है, तो हमें पता है कि भैया आईटीसी लेना है तो कहां पर है, तो उसकी लोकेशन चाहिए हमें बी टू बी में। लेकिन बी टू सी में हमेशा लोकेशन नहीं चाहिए होती। आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 10 to 14 है जो हमारे को प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बात करते हैं। जैसे सेक्शन 10 और 11 हमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात करेगा, सेक्शन 10 हमें बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया,
और सेक्शन 11 बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्ट हो रहा है तो, और फिर उसके बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12 में आएगा, और फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 में आएगा, जहां पर 12 में हमारा आएगा इंडिया के अंदर है और 13 में आएगा आउटसाइड इंडिया। तो अब आउटसाइड इंडिया वाला जो है कैटेगरी सेक्शन 11 और सेक्शन 13, ये सब हमारे फाइनल लेवल पर कवर होंगे। तो हमें अभी 10 और 12 पर ही ध्यान देना, क्योंकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हिसाब है वो फाइनल पर जाकर पढ़ेंगे। आप फाइनल में जाओगे ना अभी जल्दी से इंटरमीडिएट क्लियर करके, तो फिर हम फाइनल में उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस यूज हो रही है, जैसे कंटिन्यूअस जर्नी का क्या मतलब। तो कंटिन्यूअस जर्नी का मतलब होता है सिंगल या उससे ज्यादा टिकट है इनवॉइस एट द सिंगल और मोर देन वन टिकट, लेकिन इनवॉइस जो है एक ही टाइम पर चल रहा है, तो वो कंटिन्यूअस जर्नी हो जाती है। ठीक है, इशूड बाय सिंगल सप्लायर और थ्रू एजेंट एक्टिंग फॉर मल्टी सप्लायर इन्वॉल्व्स नो स्टॉप ओवर बिटवीन लेग्स ऑफ द जर्नी। होता क्या है, मान लिया आप है ना यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना चाह रहे हैं, तो आप दिल्ली में एयरपोर्ट पर गए, दिल्ली में हवाई जहाज पे बैठे हो, सीधा आप कहाँ उतर गए, मुंबई। तो ये क्या है, कंटिन्यूस जर्नी, बीच में कहीं रुकी नहीं फ्लाइट। और अगर यही फ्लाइट जाए दिल्ली से पहले जयपुर, फिर जयपुर में उतरे, वहां से कुछ लोगों को बिठाए, कुछ लोगों को उतारे, फिर वो जाए मुंबई, तो ये वाली फ्लाइट थोड़ी सस्ती पड़ती है। उसका रीजन क्या है, अब देखो दिल्ली से मुंबई, अब एक बात इसे छोटे लेवल पर समझो कि ट्रेन यहाँ दिल्ली से चली और दिल्ली से मुंबई ट्रेन जा रही है, बीच में कहीं ना रुके, तो बहुत बहुत ही कम लोग उस पर जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्योंकि दिल्ली से मुंबई जाने वाले इतने सारे लोग नहीं होंगे, बीच में बहुत सारे बड़े बड़े शहर आएंगे, वहां पर भी लोग जाना चाहेंगे। तो ट्रेन क्या करती है, हर एक दो घंटे में, आधे एक दो घंटे में रुक जाती है बड़ी जगह, और वहां पर लोग चढ़ते भी उतरते भी है। अब क्या फ्लाइट है, दिल्ली से मुंबई के लोग इतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन अगर हम कहें ऑप्शन देते हैं दिल्ली से जयपुर वाले भी आ जाओ, और दूसरे ऑप्शन देते हैं जयपुर से मुंबई वाले आ जाओ, या दिल्ली से मुंबई वाले आ जाओ, तो लोग ज्यादा हम पकड़ पाएंगे। तो लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो फ्लाइट है, वो जाकर के जहाँ रुकेगी, कहाँ, जयपुर में, वहां जयपुर में रुकेगी, तो वहां पर आधा एक घंटा लग जाएगा, तो इस वजह से आपका टाइम खराब होगा। लेकिन उसमें दो बातें है ना, कि कोई होते हैं भैया टाइम एक आध घंटे से क्या फर्क पड़ रहा है, घंटा फर्क पड़ रहा है एक आध घंटे से, पैसे तो बचे कम से कम हमारे। अब पता चला दिल्ली से मुंबई की सीधी फ्लाइट आपको 6,000 रुपए की मिल रही है, और अगर वो कहें एक घंटा और लगेगा, वो पहले जयपुर रुकेगी फिर जाएगी, वो 6,000 की बजाय 4,000 लगेंगे, आप कहेंगे भैया 4,000 ले लो, हजार एक घंटे के 2,000 रुपए बच रहे हैं, हमें क्या दिक्कत। वो कई होते हैं बड़े लोग, कहे भैया मेरे पे टाइम नहीं है, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट हो, तू 6 की बजाय 8,000 ले भैया, मुझे सीधा जाना है। तो हर टाइप के लोग हैं, तो वो सीधी फ्लाइट भी मिल जाएंगी और ये वाली फ्लाइट भी मिल जाएंगी। तो स्टॉप ओवर क्या है, जब वो रुक कर जा रहा है, या तो किसी और कन्वेंस में जा रहा है, या फिर वही फ्लाइट रुक गई जैसे मैंने बताया आपको, है ना। या ये भी हो सकता है कि आप गए भैया हवाई जहाज से, फिर रोके, फिर कुछ बाई रोड जा रहे हो आप, तो वो भी आपका हो गया। तो कंटिन्यूअस जर्नी क्या है कि आप क्या कर रहे हो, एक अगर ये है कि स्टॉप ओवर, मतलब ये है कि अगर मान लिया वो उतरी थोड़ा सा टाइम के लिए बस, बहुत ज्यादा, तो उसे कंटिन्यूअस की तरह मान रहे हैं कि अगर थोड़ा सा रुका, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप रुक गए और थोड़ा सा जैसे 2 4 5 घंटे हो गए, तो फिर उसको हम क्या कह देंगे कि भैया ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर वो अलग अलग टिकट है, टिकट एक है, देखो कंटिन्यूस जर्नी कब मानी जाएगी, मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से लंदन जा रहे हो, बट एक ही टिकट है, कोई रुक नहीं रही है सच वहां पर, मतलब थोड़ा सा टाइम रुक गई, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रुक रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर इनकी भाषा में कंटिन्यूस, क्योंकि ये अपनी भाषा अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अलग है, इनकी अपनी भाषा अलग है। और अगर ये हुआ कि अलग अलग टिकट बन रही है ना, तो उसे कंटिन्यूस जर्नी हम नहीं बोलेंगे। कन्वेंस तो कोई भी हो सकती है, वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, कुछ भी हो सकता है। अब एक बात आती है फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट की। तो ए प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस, जो हम कहते हैं कि जहां पर काम होता है, सुटेबल स्ट्रक्चर है, और जहां पर से हम सप्लाई करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्लेस फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। तो दोनों में फर्क क्या है, देखो, एक होता है प्लेस ऑफ बिजनेस, एक होता है फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट।
तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? जहां से आप बिजनेस करते हो। और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या है? आपका परमानेंट प्लेस के अलावा भी एक जगह है। प्लेस ऑफ बिजनेस का तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपको जनरली, लेकिन आपके पास और जगह है तो उसका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट का अलग से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता। आपका मेन प्रिंसिपल प्लेस क्या होता है? प्लेस ऑफ बिजनेस। और ये क्या हो सकती है? ब्रांच वगैरह हो सकती है, कोई और ब्रांच ऑफिस वगैरह है। तो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपकी और भी जगह है, तो कोई और जगह में भी आप काम कर रहे हैं, कुछ ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, कोई आपका ऑफिस है, अलग से होता है ना, आपके 3-4 जगह ऑफिस है, लेकिन एक मेन तो होगा ना। तो मेन को क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत आ जाएंगी, क्योंकि यहां पर दिक्कतें आती हैं हमारे पास सर्विस के केस में। तो डेफिनेशन सर्विस से रिलेटेड है, क्योंकि लोकेशन और रेसिपिएंट ऑफ गुड्स डिफाइन नहीं कर रखा, क्योंकि वहां इतनी समस्या नहीं आती। अब क्या है? सप्लाई रिसीव्ड एट प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब मेरे पास मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, मैं रजिस्टर्ड हूं, और आप मेरे पास आए और मेरी जगह पर आकर आपने सर्विस ली मेरे से। ठीक है? ब्यूटी पार्लर है, आप ब्यूटी पार्लर में आकर सर्विस ले रहे हैं। मेरे पास कार का सर्विस सेंटर है, आप मेरे पास आए, कार के सर्विस सेंटर में आपने सर्विस ली, तो प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो रजिस्टर्ड है। तो कहां सर्विस दी मैंने? आप बताओ, लॉजिकली सोचकर कहां दी? वहीं तो दी सर्विस। तो लोकेशन ऑफ सर्विस क्या है? वही तो है। ठीक है ना? सप्लाई रिसीव्ड एट फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब मेन बिजनेस की जगह के अलावा और दूसरी भी है ब्रांच वगैरह, वहां पर लिया है, तो भी हमें पता है नॉट द रजिस्टर्ड पीओवी, प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, बट है तो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, हमें पता है कहां पर है, स्ट्रक्चर है, तो हमें पता है ना उसका लोकेशन क्या है, तो वो वाला लोकेशन ले लेंगे, वहां पर भी कोई समस्या नहीं है। सप्लाई रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, तो अगर 2-3 जगह हमने एक साथ सप्लाई ली है, 2-3 जगह, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी उस सप्लाई से ज्यादा रिलेटेड है डायरेक्टली, उस जगह को मान लेंगे। और अगर इन सब प्लेसेस की अब्सेंस है, तो हम देखेंगे कि रेसिपिएंट कहां रहता है, उसकी लोकेशन क्या है। मान लिया हमें ये नहीं पता चल रहा हम सर्विस कहां से दे रहे हैं, लेकिन तो अगर हम ये नहीं पता लगा पा रहे हम सर्विस कहां से दे रहे हैं, तो सर्विस कहां की होनी चाहिए? जो सर्विस ले रहा है। सर्विस कौन ले रहा है? रेसिपिएंट। तो वो देखो वो कहां का है भैया, उसे पकड़ लो। अब हम ये, या तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, उसका प्लेस रजिस्टर्ड है, हमें पता है कि भैया ये जगह। लेकिन अगर वो नहीं पता लगा सकते, तो पकड़ो कि रेसिपिएंट की जगह कहां है, जहां वो है वहीं तो सर्विस ले रहा होगा वो, तो उसको ले लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करा कि घर पे बुलाया, घर पे बुला करके आपने घर पे ब्यूटी पार्लर वाले सर्विसेज ले ली, घर पे आपने गाड़ी की धुलाई करा दी, घर पे आपने सर्विस कराई, तो वो जगह जो सप्लायर है उसका लोकेशन नहीं है, उसका प्रिंसिपल प्लेस, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो जगह रेसिपिएंट की है, तो वो वाली ले लेंगे, प्लेस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? ये तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की बात हो रही थी। अब देखो, लोकेशन और रेसिपिएंट में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? सप्लायर की लोकेशन मेनली। इन तीनों में हम किसकी बात कर रहे हैं? सप्लायर के लोकेशन की। जबकि हम पता किसका लगा रहे हैं? रेसिपिएंट की लोकेशन, लेकिन वो भी क्या मान रहे हैं? सप्लायर, क्योंकि ज्यादा सर्विस के मामले में टेंजिबल तो है नहीं, तो ज्यादा बढ़िया क्या है? सप्लायर, जहां वो सर्विस दे रहा है। अब हम बात कर रहे हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। तो अगर वो अपने, ये भी सर्विस के बारे में हम बात कर रहे हैं, गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम क्या कह रहे हैं कि सप्लाई अगर वो प्लेस ऑफ बिजनेस से दे रहा है जो रजिस्टर्ड है, तो वही वाली जगह सप्लायर की हो जाएगी, जैसे अभी अभी हमने बात करी। जैसे मान लिया हमारे सर्विस सेंटर पर आप आए कार सर्विस कराने, तो आपकी लोकेशन क्या है? वही सर्विस सेंटर। मैं सर्विस दे रहा हूं, मेरी लोकेशन क्या है? वही सर्विस सेंटर। दोनों की लोकेशन वही मानी जाएगी।
अगर फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट से दे रहा हूं तो भी वही बात हो जाएगी। यही रेसिपिएंट की लोकेशन, यही किसकी लोकेशन, सप्लायर की, तो सेम वही मानी जाएगी। मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट से तो जो ज्यादा डायरेक्टली कंसर्न है, तो यहां पर हमारी जो है, यहां पर भी वही वाली बातचीत आ जाएगी। तो अगर इन सब जगह का हम पता नहीं लगा पा रहे और सप्लायर की प्लेस हमें पता लगानी है, तो ये सारी चीजें हमने वैसे ही पढ़ी थी रेसिपिएंट के केस में भी। तो रेसिपिएंट में क्या होता था, अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा तो रेसिपिएंट का रेजिडेंस, अब यहां कुछ नहीं है तो सप्लायर का रेजिडेंस। तो सारी चीजें वही हैं, बस हमने रेसिपिएंट और सप्लायर का नाम चेंज कर दिया। प्लेस ऑफ बिजनेस किसे कहते हैं? तो प्लेस ऑफ बिजनेस चाहे वो गुड्स के लिए हो चाहे सर्विस के लिए हो, दोनों के लिए एक ही बात है। तो प्लेस ऑफ सर्विस इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड्स प्लेस फ्रॉम वेयर सर्विस इज ऑर्डिनरी कैरिड ऑन, जहां से आप काम करते हो, जैसे कि वेयर हाउस हो गया, गोडाउन हो गया, या और कोई ऐसा स्टोर हो गया। प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन इज बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एजेंट, तो जहां से आप अपना काम धंधा करते हो वो वाली जगह हमारी प्लेस ऑफ बिजनेस है। चाहे वेयर हाउस गोडाउन टाइप का हो, चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का हिसाब हो, या एजेंट के थ्रू आप बेचते हैं सामान, वो वाली जगह, तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस होती है। ठीक है। रेसिपिएंट की हम कह तो रहे थे लोकेशन, हम क्या कह रहे थे, लोकेशन रेसिपिएंट की ये वो, लेकिन रेसिपिएंट होता कौन है? तो रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट कौन है? अगर कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन भी तो सप्लाई होती है, तो अगर कंसिडरेशन है तो जो पेमेंट कर रहेगा वो रेसिपिएंट माना जाएगा। मतलब आपने मेरे से कहा सामान भिजवाओ इसको, ए ने कहा सामान भिजवाओ बी को, लेकिन पेमेंट ए कर रहा है, तो ए रेसिपिएंट माना जाएगा। समझ रहे हो? जिसको पेमेंट करना है। नो कंसिडरेशन फॉर गुड्स, अगर मान लिया गुड्स बिना कंसिडरेशन के हैं, तो सामान तो कहीं ना कहीं भिजवाया होगा ना, तो जिसके पास सामान पहुंचा है वो रेसिपिएंट है। और जहां पर कंसिडरेशन नहीं है सर्विस में, तो जिसको सर्विस दी गई है उस इंसान को वो रेसिपिएंट मान लिया जाएगा। सर्विस भी तो किसी को दे ही रहे हो, ठीक है ना? तो रेसिपिएंट में रेसिपिएंट भी है और रेसिपिएंट की जगह उसका कोई एजेंट है तो वो भी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 10 और 12। हमने बात करी थी सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 11 इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था, हमने कहा अभी फाइनल लेवल पर पढ़ेंगे। 12 प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस, और हमने क्या बोला था कि हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट वगैरह बाद में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 14 अलग, तो हमें 10 और 12 पढ़ना है। तो सेशन नंबर 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 10 डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, मतलब कि विद इन द सेम कंट्री हमारी बात हो रही है, इंडिया के बाहर की बातचीत नहीं हो रही। तो सेक्शन 10 कब लगेगा? जो डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स है विद इन द इंडिया, तो यहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं आएंगे। ठीक है। तो क्या कहता है 10(1)(a)? 10(1)(a) क्या कहता है? सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर मूवमेंट हो रही है, सप्लाई में मूवमेंट है, तो लोकेशन वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू रेसिपिएंट। माल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो कहीं जाके रुकेगा, वो क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगी? जहां पर सामान पहुंचेगा। अगर मूवमेंट है, मूवमेंट है तो कहां पर सामान पहुंच रहा है वो क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(b) कह रहा है बिल टू शिप टू गुड्स डिलीवर ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। ये क्या मतलब है, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। 10(1)(c) कह रहा है सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, मूवमेंट ही नहीं है, तो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो मान लिया जाएगा।
अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। और 10(1)(c) क्या कह रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हो तो एड्रेस रिकॉर्ड करेंगे आप इनवॉइस में, और लोकेशन ऑफ सप्लायर इफ नो एड्रेस, मतलब कि आप इनवॉइस में लिखिए कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सप्लाई करी तो वो कहाँ रहता है, कौन सी स्टेट में कहाँ रहता है। और अगर नहीं पता है तो जो सप्लायर की लोकेशन है वही मान लिया जाएगा कि वही प्लेस ऑफ सप्लाई। टेन वन डी कहता है गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, सारे अलग अलग पार्ट आकर के उन्हें जोड़ा, तो जहां इंस्टॉलेशन करी है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। जैसे आपने मेरे से सामान खरीदा मुंबई से दिल्ली में, दिल्ली में सामान आया टुकड़ों में, आपने उसे फिर जोड़ा, तो दिल्ली में जोड़ा तो दिल्ली माना जाएगा। गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड और ए कन्वेंस, आप ट्रेन में जा रहे हैं आपने खाना खाया, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं आपने खाना खाया, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मानी जाएगी। देखेंगे हवाई जहाज में इस समय उड़ रहे हो, कहां उड़ रहे हो वो देखेंगे, है भाई। ट्रेन में खाना खा रहे हो तो देखो जयपुर में खा रहे हो मुंबई में खा रहे हो, हिसाब लगाएंगे। तो लोकेशन में गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड, जब वो सामान जहां से चढ़ा है उसे मान लेंगे। और अगर मान लिया इन सब रूल से आप प्लेस ऑफ सप्लाई का पता नहीं लगा सकते हो तो हम अलग से तरीका है वहां से पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, 10(1)(a) सप्लाई, जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह माल जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स एंड्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, जहां पर डिलीवरी हो रही है माल रुक रहा है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। मूवमेंट कोई भी कर सकता है, सप्लायर मतलब ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल आता है, कोई भी माल ला सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो माल कहां से आ रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, माल कहां जा रहा है कहां रुक रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस रूल डज नॉट लिंक टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज प्योरली अबाउट फिजिकल मूवमेंट। हम मूवमेंट की बात, ट्रांसफर का मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। और ये जहां पर मूवमेंट नहीं है वहां ये अप्लाई नहीं होता है, मूवमेंट के बारे में अप्लाई हो, ठीक है। तो क्या है एग्जाम्पल, देखते हैं कि बब्बन प्राइवेट लिमिटेड है नासिक में, महाराष्ट्र में, ठीक है। उन्होंने 10 रेफ्रिजरेटर दिए हैं पुणे महाराष्ट्र में। अब देखो महाराष्ट्र पुणे में डिलीवरी हो रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। और स्टार्ट कहां से हुआ है, नासिक महाराष्ट्र से, वो भी महाराष्ट्र में है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, महाराष्ट्र। तो सेम स्टेट हुआ अलग अलग हुए, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी महाराष्ट्र है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र है, तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो यहां क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, कोई टेंशन इसमें। अब मान लिया नासिक से ये रेफ्रिजरेटर बोल रहे हैं, बेच रहे हैं, ये बब्बन या ढक्कन को दे रहे हैं अहमदाबाद में, तो एलओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, सप्लायर की लोकेशन नासिक महाराष्ट्र, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अहमदाबाद गुजरात। स्टेट दोनों सेम है अलग अलग है, तो क्या ये, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है, तो यहां क्या लगेगा, आईजीएसटी। समझ में आया। तो ये लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है पता चला। 10(1)(b) बिल टू शिप टू की बात करता है, तो बिल टू शिप टू सप्लाई 10(1)(b) बात करता है। ये क्या है, सप्लायर ए बिल्स थर्ड पर्सन बी इंस्ट्रक्ट सप्लायर ए टू डिलीवर टू रेसिपिएंट सी फिजिकली रिसीव। ये क्या है समझो, ए ने बी को माल बेचा, ठीक है।
तो ए ने बी को सप्लाई करी या नहीं? ये तो एक सिंपल केस हो गया। लेकिन क्या हुआ, माल अभी ए ने बी को भेजा नहीं था, लेकिन बी के पास उस माल का ऑर्डर आ गया। ये बी टू बी ट्रांजेक्शन थी। तो बी के पास ऑर्डर आ गया सी के पास माल बेचने के लिए। जैसे इसने मान लिया 10 टेबल मंगाए हैं, बी के पास फोन आया सी का कि मुझे टेबल चाहिए 10। बी ने कहा मिल जाएंगे, सी ने कहा मेरे यहां पहुंचवा दो, मैंने कहा ठीक है। बी ने ए को फोन करा, भाई सीधा सी के पास माल पहुंचा दे। किसके पास माल पहुंचा दे? सी के पास। तो अब यहां पर दो सप्लाई मानी जाएगी, एक सप्लाई जो ए ने बी को करी है और एक सप्लाई जो बी ने सी को करी है, चाहे वो ए से सी के पास सीधा माल गया। याद करो ब्रांच अकाउंटिंग में भी तो हमने यही एज्यूम करते हैं कि भैया अगर कोई एक ब्रांच दूसरी को दे रही है, हम मानते हैं पहले उसने हेड ऑफिस को दिया फिर वो गया। तो यहां पर 10(1)(b क्या कह रहा है, ए ने बिल, ए किसके नाम पर बिल बनाएगा बताओ? बी के नाम पर। ए का सी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन माल पहुंचाएगा कहां? सी के पास। तो यहां पर बी को थर्ड पर्सन बोला इन्होंने, जबकि हमें जो अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमें साफ दिखाई देगा कि ए फर्स्ट हुआ, बी सेकेंड हुआ और सी थर्ड लगेगा। लेकिन इसे पढ़ने में ऐसा लगता है कि जो सी थर्ड है, लेकिन ये बी के लिए थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या कह रहे हैं, है ना? तो बी ने ए से कहा कि ये सी को पहुंचाओ। अब थर्ड पर्सन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट सी है, क्योंकि टर्मिनेट यहां हो रहा है। तो थर्ड पर्सन बी इसलिए कह रहे हैं कि सप्लायर और रेसिपिएंट के अलावा एक थर्ड पर्सन है बी। तो यहां पर क्या है, हम ये मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि बी ने ये माल रिसीव करा है, चाहे माल सीधा सी के पास गया है, लेकिन हम मानेंगे ए ने बी को माल दिया, बी ने सी को दिया। ठीक है, तो ए ने बी को माल दिया है, ये माना जाएगा। ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? जो बी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो मान लेंगे, क्योंकि माल तो पहुंचा ही नहीं। माल किसके पास गया है? बी के पास तो माल ही नहीं गया। तो बी के पास माल एज्यूम करेंगे तो क्या मानोगे? उसका प्लेस ऑफ बिजनेस। और फिर जब बी ने सी को माना तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जो पहुंचा है माल सी के पास। क्यों? 10(1)(a) क्या कह रहा है? जहां टर्मिनेट होगा मूवमेंट वो होगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी? बी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो माना जाएगा, एज्यूम करेंगे। वही तो एज्यूम करा था। तो यहां क्या होगा? दो सप्लाई है, एक ए से बी को और एक बी से सी को। क्लियर है ये बात? एग्जाम्पल है कि ए है दिल्ली में, बी है हरियाणा में और सी है वापस दिल्ली में। अब बड़े ध्यान से इंपॉर्टेंट बात है, समझो। ए ने बी को माल बेचा, बी कहां है? हरियाणा में। अभी माल डिलीवर नहीं हुआ था, बी के पास एक ऑर्डर आया सी से जो दिल्ली में है। तो ये भी दिल्ली में है, ए भी, और बी भी दिल्ली, सी भी दिल्ली में है। तो इसके पास, बी के पास एक ऑर्डर आया सी का, वो भी दिल्ली में है। उसने कहा मुझे माल चाहिए, बी ने कहा पहुंच जाएगा, आप टेंशन मत लो। बी ने कहा ऐसे, ओ भाई वहीं पहुंचा दे माल, दिल्ली में ही। अब यहां पर सीन देखोगे तो यहां तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, विद इन द सेम स्टेट, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा या नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी यार तुमने तो हमारा नुकसान कर दिया, सारा टैक्स हमारी जेब में आना था। इन्होंने कहा ये दो है सप्लाई, एक ए से बी, दिल्ली से हरियाणा, क्या ये आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई है। फिर हरियाणा से दिल्ली वापस आईजीएसटी ही लगना है। तो यहाँ स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, वरना तो सारा दिल्ली की जेब में जा रहा था। तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? तो यहां क्या है, मैन्युफैक्चरर, ए मैन्युफैक्चर गुड्स, ए ने मैन्युफैक्चर किया गुड्स, फिर उसने क्या करा, बी ने ऑर्डर करा, ठीक है,
फिर उसे इंस्ट्रक्शन दिया बी ने ए को कि सी को माल पहुंचा दो। अब ए किसके नाम पर बिल काटेगा, इनवॉइस किसके नाम पर बनाएगा, बी किसके नाम पर बनाएगा, सी। तो जब ए बी के नाम पर इनवॉइस बनाएगा तो क्या होगा, हाँ अब ये है कि यहाँ टैक्स बचाना या झंझट से बचना है तो बी कह सकता है ए से भैया सी के नाम पे बना दे, लेकिन भैया वहां भी झंझट है, ए ने सी के नाम पर बना दिया, सी पैसा नहीं दे रहा, बी कहेगा भैया मेरा कोई लेन देन नहीं, सी मुझे भी नहीं दे रहा, तो वहां फंस जाएगा ये। तो लीगली वो सी से भाई बिल सी के नाम पर है, तो इसलिए झंझट में कम ही पड़ते हैं लोग, क्योंकि ए कहेगा बी को भैया मैं तो तुझे जानता हूँ, तू बात करिए एडवांस पैसा दे दे फिर तो मैं बना दूं। तो ए ने बी को सप्लाई करी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, हरियाणा, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली, क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई, आईजीएसटी लगेगा। और फिर बी ने किसको माल दिया, सी को, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिल्ली, और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, हरियाणा, वापस से क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्लियर। तो एक आपके स्टडी मटेरियल में क्विज दे रखी है, उसे आप कर लीजिएगा, ये वही क्विज है। देखो तोलाराम लिमिटेड है, रजिस्टर्ड है यूपी में, प्रिंसिपल प्लेस का है नोएडा में। उन्होंने बोलाराम को बोला है अहमदाबाद में कि आप 50 डिलीवर कर दो जयपुर, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास एक सप्लाई कहां से कहां की होगी, तोलाराम जो है यूपी में, ठीक है, तोलाराम कहाँ है, यूपी में। वो क्या कह रहे हैं बोलाराम से कि भैया आप जो है आस्क बोलाराम टू डिलीवर 50 मशीन टू बायर झोलाराम जयपुर में। तो 3 स्टेट हो गए या नहीं, 3 स्टेट हो गए। तो 3 स्टेट का किस तरीके से होगा आपके स्टडी मटेरियल में क्विज है, उसे आप करिएगा। अब हम बात करते हैं 10(1)(c). क्या है, सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होती, तो वहां पर हमें कैसे देखना है 10(1)(c). तो क्या है रूल, क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बताओ, मूवमेंट हो रही, तो मूवमेंट नहीं हो रही, गुड्स है कहां इस समय, जहां पर है वही लोकेशन ऑफ गुड्स ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। इसको समझो, आपने मेरे से एक मशीन किराए पे ले रखी, ठीक है, मशीन किराए पे ले रखी है, मैं रहता हूं गुजरात में, आप रहते हो दिल्ली में, आपने मेरे से मशीन किराए पर ली, तो आपने मेरे से गुजरात से मशीन दिल्ली बुला ली, 2 साल से आप उसका किराया दे रहे हो मुझे, आपने कहा भैया हमें खरीदी नहीं है ये मशीन, किराया दे दे के थक गए, आप पैसे बताओ लो और हमारी हो जाएगी मशीन। हमने कहा ठीक है इतने में। अब आपकी मशीन तो पहले से ही आपके पास रखी है, क्या मूवमेंट हुआ उसमें, तो ये है एग्जांपल की बिना मूवमेंट के हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, जहां पर वो मशीन रखी है दिल्ली, और मैं कहा हूं सप्लायर गुजरात में, तो फिर ये इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। तो when goods are sold as is where is no movement happen, जहां पर माल वैसे का वैसा बेचा है तो उस जगह हम ऐसा रूल अपनाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि न्यू दिल्ली ने एक मशीन किराए पर दे रखी है नोएडा में, ठीक है, 12 महीने के बाद उसे खरीद लिया, मशीन कहाँ है, नोएडा में, सप्लायर कहाँ है, दिल्ली में, तो क्या होगा इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाए, कोई टेंशन, जो अभी अभी एग्जांपल बताया था वही है। यहां पर क्या है, मुंबई का एक बंदा है, उसने एक ब्रांच खोली है गुड़गांव, ठीक है, और उसने जब ब्रांच खोली है तो जो जो ऑफिस खरीदा है उसने, उसमें फर्नीचर था पहले से ही, तो उसने ऑफिस किराए पे लिया, खरीदा जो भी है, उसने फर्नीचर खरीद लिया, उन्होंने कहा भैया फर्नीचर मेरा हो गया, पैसे बताओ, तो प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर है ना पहले से ही वहां, तो मूवमेंट तो हो नहीं रही कुछ, तो फिर उसको क्या माना जाएगा कि फर्नीचर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मूवमेंट तो है नहीं। तो फर्नीचर कहां पर है, फर्नीचर इस समय कहां है,
गुरुग्राम हरियाणा में। भाई ऑफिस का है, ब्रांच ऑफिस का है गुरुग्राम में, फर्नीचर वही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगी ना। अच्छा, सप्लायर कहाँ का है? सप्लायर जो है वो भी वहीं का ही है, क्योंकि फर्नीचर उसी से लिया है, गुरुग्राम के बंदे से। जो खरीद रहा है गंगाधर मुंबई का, उसने ब्रांच ओपन करी है, बट वो माल जो ले रहा है वो गुरुग्राम में ही है, जिससे ले रहा है वो भी गुरुग्राम में। तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, ना कि इंटर स्टेट। और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा क्योंकि मूवमेंट नहीं है, और सप्लायर भी हरियाणा में ही है, मूवमेंट नहीं है, और सामान भी हरियाणा में ही। तो एक एग्जांपल हमने लिया इसी का, नो मूवमेंट का इंटर स्टेट का, और एक एग्जांपल लिया नो मूवमेंट का इंट्रा स्टेट का। ठीक है। बिल्डिंग पर जीएसटी लगता नहीं है, आपको पता ही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जीएसटी लगता नहीं है, केवल फर्नीचर पर जीएसटी लगेगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की तो क्या हो। ठीक है, तो 10(1)(a)(b)(c) जो भी आप पढ़ चुके हैं उससे अलग है कि आप सप्लाई किसे कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन में थोड़ा सा मुश्किल होता है पता लगाना उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उसका, क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो है नहीं, उसके बारे में पता नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपने एड्रेस पता लगाना अनरजिस्टर्ड पर्सन का। आप जिसको सामान बेच रहे हो ना, उसे पूछो भैया कहाँ है एड्रेस, उसका एड्रेस लिखो, है ना। तो लोकेशन एज पर एड्रेस रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, इवन जस्ट द स्टेट नेम इज सफिशिएंट। मतलब स्टेट का नेम ही लिख दिया। जैसे मान लिया मैंने आपको दिल्ली से सामान बेचा और आप दिल्ली में, मैंने दिल्ली लिख दिया बस, तो इसका मतलब वो विद इन द सेम स्टेट। और अगर मैंने झारखंड में बेचा है तो झारखंड लिख दिया, प्रॉपर पूरा एड्रेस भी नहीं है, बट ये है तो हमें पता तो चल गया ना कि विद इन द सेम स्टेट है या नहीं है। और अगर हमें एड्रेस नहीं रिकॉर्ड करा आपने इनवॉइस में, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही मान लें। ठीक है। अरे एक बात बताओ, मेरी दुकान पर कोई आया सामान खरीदने, मैं उससे पूछूंगा, तो एक कंज्यूमर आया, मेरी बात समझो, मेरी दुकान है, मैं सामान बेचता हूँ। ठीक है, मैं सामान बेचता हूँ रोजाना, मैं, मेरे पास 10,000 लोग आते हैं, सामान बेचता रहता हूँ। तो एक एक बंदे से पूछूंगा बता कहाँ रहता है, उसका हिसाब लगाऊंगा मैं। भैया खड़खड़ खड़खड़ बेचे जाऊंगा मैं, उसमें कोई लोकेशन थोड़ी ना पूछूंगा। तो फिर लोकेशन मैंने पूछी नहीं, लिखी नहीं, और जो खरीदा सबने अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड मतलब B2C है, अगर रजिस्टर्ड होगा तो B2B ट्रांजेक्शन हो जाएगी ना। तो B2C ट्रांजेक्शन है, जो खरीद रहा है उससे मैं हिसाब लगाऊंगा, भैया कहाँ रहते हो, कभी तुम सामान खरीदने गए, पूछा उन्होंने कहाँ रहते हो, कैश करा, कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं लिखा, तो वही माना जाएगा ना, वहीं भी बिक गया सामान, सामान वहीं बिक गया जहां पर वो बेच रहा है। तो वहीं बिका तो विद इन द सेम स्टेट है, इंटर स्टेट है। ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन, हम मानते हैं कि एड्रेस हो गया, क्योंकि प्रॉपर एड्रेस लेना कई बार मुश्किल हो जाता है, वो सच भी नहीं बता रहा, क्या ही आप प्रूफ थोड़ी ना उसे कहोगे भैया अपना आधार कार्ड दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हमने क्या करा, उससे पूछा और डाल दिया। ई कॉमर्स सिनेरियो क्या है कि बिलिंग एड्रेस डिफर है डिलीवरी एड्रेस से, तो हम डिलीवरी एड्रेस जो है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। ये क्या है, मान लिया आप अभी जो है किसी अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को गिफ्ट देना चाहते हैं, और वो दूसरे स्टेट में रहता है। मान लिया आप दिल्ली में हो और आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव है मुंबई में, उसका बर्थडे है, आपने अमेज़न से एक चीज खरीदी और मुंबई में डिलीवरी करा दी, बिल आपके नाम पर आया। बिल कहाँ आया, आपके नाम पर, आप कहाँ हो, दिल्ली में। सामान अमेज़न ने कहा दिया, मुंबई में। तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने, क्या माने सप्लाई, लॉजिकली सोचो। तो वही बोल रखा है इन्होंने, जहां डिलीवरी एड्रेस है वो माना जाएगा, जहां डिलीवरी हो रहा है। समझ में आती है बात। तो ई कॉमर्स सिनेरियो समझ में आ गया। प्रैक्टिकल केसेस, तो हमारे पास अलग अलग टूरिस्ट बाइंग इन वन स्टेट एंड टेकिंग गुड्स होम
क्या होता है, टूरिस्ट सामान खरीद के दूसरे स्टेट में ले जाते हैं, कार वायर एक जगह से दूसरी जगह खरीदते हैं, तो ये तो प्रैक्टिकली होता रहता है। तो आपको जो मेन बात है वो ध्यान रखनी है, रूल के हिसाब से जो क्वेश्चन में है वो आपको करना है। असेंबल के लिए हमने क्या पढ़ा था शॉर्ट नोट्स में एक लाइन में, कि सामान असेंबल होगा तो जहां पर असेंबल हो रहा है वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, जहां असेंबली हो रही है ना। नेचर ऑफ सप्लाई, अब ये कंपोजिट सप्लाई है, क्यों, एक तो गुड्स की सप्लाई हो रही है और ऊपर से इंस्टॉलेशन हो रही है। अब इंस्टॉलेशन है तो वो सर्विस की सप्लाई हो रही है, लेकिन मेन सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड है। अब मान लिया मैंने आपसे टीवी खरीदा, और मैंने कहा टीवी खरीदा और टीवी टांगना भी है दीवार पर, आजकल तो दीवार पे टंग जाते हैं टीवी, तो आपने कहा टीवी ले जाओ अपने आप टांग लेना, ये कहोगे आप, क्या करोगे आप बताओ। आप कहोगे कि अच्छा ठीक है हमारा बंदा आएगा टीवी टांग जाएगा आपके पास, 1000 रुपए और लगेंगे उसके। तो वो ने टीवी दिया और टीवी टांग दिया, अपना दीवार में छेद कर टांग दिया टीवी। तो ये एक नेचुरली बंडल्ड सप्लाई है, वहां पर कंपोजिट सप्लाई है, दो सप्लाई है। मेन सप्लाई क्या है, टीवी, और एक सप्लाई क्या है, टीवी टांगना, इंस्टॉलेशन। तो यहां पर क्या लिखा है कि कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है और दूसरी क्या है, इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड और वेयर रेसिपिएंट इज लोकेटेड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कहां पर टीवी टंगा है, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। इंस्टॉलेशन कहां पर हुई है, वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, एग्जांपल देखो, घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड है दिल्ली में, उन्होंने मशीन खरीदी है धूम प्राइवेट लिमिटेड से दिल्ली में, लेकिन इंस्टॉलेशन कहां पर हो रहा है, नोएडा में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, नोएडा। तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, क्योंकि सप्लायर दिल्ली में है और प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी में, नोएडा यूपी में। ठीक है ना, चाहे दोनों दिल्ली में, फिर भी ये क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। दूसरा सिनेरियो देखो, प्योर रिफाइनरीज मुंबई में है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है रांची में, झारखंड में, और उन्हें असेंबली करनी है कहां पर, गुजरात में। तो सप्लायर कहां का है भाई, सप्लायर कहां का है, रांची झारखंड। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, झारखंड। और ये असेंबलिंग कहां हो रही है, कच्छ, गुजरात में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, गुजरात। क्या है ये, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या लगेगा, आईजीएसटी। सेशन 10(1)(e), आप क्या कर रहे हो, घूमने का शौक है, घूमते हो खा पी रहे हो, खरीदारी कर रहे हो, ट्रेन में, हवाई जहाज में। तो ट्रेन में चाय वाला आता है ना, चाय 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 चाय, आते हैं 5-5 10-10 मिनट बाद, चाय ले रहे हो आप। अब बताओ, उस पर अगर जीएसटी लगाना पड़े तो देखोगे कहां पर हो, गूगल मैप खोल के देखोगे, चाय पीते पीते ही 10 किलोमीटर निकल गए आप आगे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो वहां पर हमने क्या बोला था, जहां से सामान चढ़ा है। तो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जहां से सामान चढ़ाया गया है, ना कि जहां सामान बेचा गया है, क्योंकि सामान कहां बेचा गया है ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है पता लगाना। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे सामान किसी ने भी बेचा, जरूरी नहीं है कि ट्रेन में जा रहे हो तो जो है इंडियन रेलवे ही आपको सामान बेच रही हो। सामान किसी ने भी बेचा है, वो कहां से चढ़ाया गया था सामान। ट्रेन में देखे, मौर्य दिल्ली के हैं और वो न्यू दिल्ली से कोटा की ट्रेन में पकड़ ली ट्रेन और चल पड़े, है ना। ही सेल्स गुड्स इन द ट्रेन एट जयपुर। उन्होंने क्या करा, मौर्य दिल्ली से चढ़े ट्रेन में, कोटा की ट्रेन में, उनके पास कुछ सामान था, उन्होंने किसी दूसरे कस्टमर को पेल दिया सामान जयपुर में। तो अब इसका जो है हम जयपुर माने क्या, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे कहां से सामान चढ़ा था, ये न्यू दिल्ली से, ना कि जयपुर। समझ में आती है बात। तो कहां से सामान चढ़ाया गया था वो इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर गुड्स ऑन बोर्ड है
तो 10(1)(e) बात करता है और ये क्या कहता है, लोकेशन वेयर गुड्स टेकन ऑन द बोर्ड। लेकिन सर्विस में ये बात नहीं है, क्योंकि सर्विस में कोई ऐसी सामान तो है नहीं उठा करके डाला, सर्विस तो आपने बीच में दी, तो उसको कैसे पता लगाए, हम क्या करें। तो यहां पर क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कहां से गाड़ी चल रही है या हवाई जहाज कहां से चल रहा है, कहां पहुंच रहा है, उस हिसाब से। तो सर्विस के बारे में हम पढ़ेंगे, सेक्शन 12 में पढ़ेंगे सर्विस के बारे में। तो सर्विस ऑन बोर्ड अगर होगी तो हम ये देखेंगे फर्स्ट स्केड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, वो जो जर्नी कन्वेंस है वो कहां से चल रही थी, स्टार्ट कहां से हुई है, वो वाला हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। जैसे सामान चढ़ाया, अब सामान चढ़ाया वो तो कहां से सामान चढ़ाया ये तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन सर्विस के केस में सामान तो चढ़ नहीं रहा, तो ट्रेन कहां से चल रही है, कहां से हिसाब चल रही है, वो ये हम डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले। तो आज हमने यहीं तक पढ़ना था, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 10। नेक्स्ट क्लास में हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पढ़ेंगे सेक्शन 12।